बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टोरी पॉइंट और मेरा नाम है मिर्ज़ा अवैस बेग। नाजरीन, आज आपसे मैं लाहौर की एक बड़ी क्राइम स्टोरी शेयर करने वाला हूँ और ये हैं मुबीन ज़ाहिद साहब। इनका कहना है कि एक मामूली बर्फ़ के गोले की लड़ाई तूल पकड़ गई और उस लड़ाई ने कई घर उजाड़ दिए और कई जानें जो है वो ले गई। इनका कहना है कि ये अपनी फैमिली के साथ आउटिंग पर गए और बर्फ़ का गोला ख़रीदा और खाने लगे और वहाँ पर मामूली लड़ाई हुई और वो इस कदर लड़ाई हुई कि बाद फायरिंग तक आ गई और इन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो इस केस की पैरवी कर रहे थे इनके वालिद साहब, उनको भी जान से मार दिया गया। क्या मामलात हुए, कौन लोग थे, वो इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। 16 मई 2012 की बात है। रात को फैमिली के साथ मैं गया था गोला खाने हाल रोड पर। वहाँ पर एक बड़ा मशहूर गोले वाला था, तो वहाँ पे ये पूरा गैंग मौजूद था। तो एज़ यूजुअल जैसे होता है, एक कस्टमर को प्रेफरेंस देते हैं कि भी फैमिली के साथ है, तो इसी तरह मुझे गोले वाले ने गोला पहले सर्व कर दिया। उस बात का इशू बना के इन्होंने मुझे फायर मारे। 4 बुलेट हिट किए मुझे बाजू पे, टांगों पे, कमर में। एक ब्लड स्टिल अभी भी विंग्स में है, उसकी वजह से मेरा वर्टिब्रा फ्रैक्चर हो गया और 8-9 साल से मफलूजी की हालत में। और अगर उस केस को परसू कर रहे थे आगे, हक सच के लिए, इंसाफ हासिल करने के लिए, मेरे वाले साहब भाग दौड़ कर रहे थे, तो मेन GPO चौक में इन्होंने मेरे वाले साहब को भी मर्डर कर दिया। 36-37 फायर मारे और बड़े यानी कि फ़ख्र से ये लोग बयान करते रहे, फ़ोन करके मुझे बताते रहे, मेंटली टॉर्चर करते रहे। तो अफजाल कुन्नू था इसमें, जो 16 मई को जो हादसा हुआ था, तो उसमें इन्हीं की बुलेट से जो लड़का मर्डर हुआ था उसका नाम बिलाल कुलचा था। वो बड़ा मारूफ गैंगस्टर था, बत्ताखोर था, और वो लोगों की उंगलियां काट के उनके घर बेच के तो तवान तलब किया करता था। उसके बारे में ये मशहूर था। तो जब मुझे पता चली इन सारे गैंग की हकीकत, तो ऐसे लाइफस्टाइल टोटली चेंज करना पड़ा, अपने आप को घर में महदूद करना पड़ा। कोई सर पर बड़ा नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, ना कोई कानूनी मुशावरत। तो पुलिस वालों ने भी कोई ख़ास तफ्तीश नहीं की, तो बस बुंगलों पर जैसे मट्टी झाड़ते हैं, वो मशहूर मिसाल है। उस तरह केस को खोखला करके सारे केस के गवाह मार दिए गए। तो इस दौरान 3-4 साल मैं मफलूज रहा हूँ। इतना मेंटली टॉर्चर मुझे किया गया कि मेरे ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो गए। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि इनके सियासी असर रसूख बहुत ज़्यादा था, कानून में इनका काफ़ी हाथ पड़ता था। और कोई आपकी ज़ाती दुश्मनी भी थी उनसे? नहीं ना, जब मैं वहाँ पर गया हूँ तो मैं वहाँ पे किसी को नहीं जानता था। मैं भी गोला खाने की नीयत से गया था, ये लोग भी शायद गोला खाने की नीयत से या जिस भी मकसद से वहाँ बैठे हुए थे। जो बाद में लोगों से सुनने में आया कि 2 ग्रुपों की सुलह हो रही थी वहाँ पे, और ये लोग नशे में इतने धुत थे कि इनको अपने और पराई की पहचान नहीं हो रही थी कि इनके साथ कौन है और दूसरे के साथ कौन है। तो उसी दौरान ये सब फायरिंग हुई है। ये कोई ख़ास वजह नहीं है कि भी गोला पहले क्यों दे दिया। तो नॉर्मल भी देखा जाए तो अगर कोई फैमिली के साथ आता है तो पहले उसको प्रेफरेंस दी जाती है। अगर इस बात को इशू बना के आप एक बंदे को गोलियां मार दें और फिर गोलियां मार के वो बंदे की फ्यूचर सारा ख़त्म हो जाए। मैं बैंक जॉब करता था, तो जब मेरा ये मोरा फ्रैक्चर हुआ, मैं चलने फिरने से भी कासर हो गया। तो हर बाप का फ़र्ज़ है अपनी औलाद को संभालना, टेक केयर करना। तो अगर इन्होंने मेरे वाले साहब को इसलिए मर्डर कर दिया कि वो केस की पैरवी कर रहे थे, तो ये तो कोई वजह ना बनी। और मुझे जो मौके पे गोलियां मारी इन्होंने वजह बना कर के भी गोला पहले क्यों दिया, ये भी कोई वजह ना बनी। तो अक्सर जैसे हमारा मुआशरा ये सब देखता है कि एक चीज़ को हाईलाइट किया जाता है, तो उसको भी ये मेन माल रोड का वाक़या था, तो इस चीज़ को इतना हाईलाइट किया गया। और जैसे इनका बैकग्राउंड था बत्ताखोरी का, तो फिर वैसे ही लोगों ने इनको इस्तेमाल किया। अच्छा मुबीन साहब, ये बताएं कि आपको किस तरह पता लगा कि ये गैंग बदताखोरी में मुलव्वस है या मुख्तलिफ क्राइम में मुलव्वस है, और ये गैंग है कौन, ये कौन सा गैंग है? मुझे ये सब ऐसे मालूम हुआ कि जब मैं वेंटिलेटर पे था हॉस्पिटल में ना, उसके बाद जब होश आई ना, तो मुझे हथकड़ी लगी हुई थी। तो उसकी वजह पूछी कि भाई ये मुझे हथकड़ी क्यों लगाई गई है, तो उन्होंने कहा वो जो जिनके साथ आपका झगड़ा हुआ वहाँ पे, उनमें एक बंदा मर्डर हो गया। तो उसको मैंने बताया मैंने तो नहीं मर्डर किया। वो जब फिर स्टेटमेंट दी है पुलिस को, ऑन द रिकॉर्ड आया, सब कुछ हकीकत पता चली। तो फिर पुलिस वालों से भी पता चला मौके पे, वहाँ पे वो लोग बताते थे कि वो जो बंदा मर गया वो तो ऐसे उंगली काट के तो घर पर बेच के, तो कहता था अगर शाम तक 2 करोड़ ना आया तो मैं हाथ काट के भेजूँगा। उस लड़ाई में सिर्फ बिलाल कुलचा को और आपको ही निशाना बनाया गया था, उसके अलावा तो नहीं किसी को फायर लगा था? जी, उसमें 3-4 लोग ज़ख्मी हुए थे वहाँ पे।
तो जो मौके पे जो सीवियर इंजरीज़ हुई थी वो मुझे हुई थी। तो मौके पे पुलिस आ गई, मुझे उन्होंने हॉस्पिटल भेज दिया, गंगाराम हॉस्पिटल। तो जो और जो 2-3 लोग उसमें ज़ख्मी थे, जो एक लड़का मर्डर हो गया वो बिलाल कुलचा था, वो जो गोला फरोश था उसको भी इन्होंने फायर मारे थे, वो भी ज़ख्मी हुआ था और वो गवाह भी था इस मेन इंसिडेंट का। तो उसको भी इन्होंने 2018 में उसको भी मर्डर करवा दिया। तो उसके बाद फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, मुकदमा किस पे दर्ज हुआ, क्या हुआ? इसमें ये हुआ कि जो बिलाल कुलचे वाला जो मर्डर था इसमें फिर अब मैं मुद्दई हूँ और ज़ख्मी विटनेस भी हूँ, और जो गोले वाला था शान मिठू वो भी विटनेस था। तो उसमें मेरी बैड लक क्या हुई, जो शफाक भट्ट इस केस को इंटेरोगेट कर रहे थे, मुझे नहीं पता वो एक क्रिमिनल था, उन दोनों बड़ा मशहूर नाम था शहबाज साईं, गोवाल मंडी का रिहायशी था, जिसमें ये टीपू टोकों वाला मर्डर केस में उनका नाम था। वो दुबई में इश्तिहार काट रहे थे। तो ये लोग भी मुझे दुबई के नंबर से डराते धमकाते थे। मफलूज मैं हो चुका था, एक तरह से तो मैं मर चुका था ना। तो वालिद साहब की डेथ हो गई, जॉब मेरी चली गई। तो वो फिर मैंने इसको समझ लें एज अ जहाज़ समझ के ना, कि जो हादसा मेरे साथ हुआ है, कि अगर मेरे वालिद की उन्होंने इस चीज़ की सज़ा दी है कि ये पैरवी कर रहे थे केस की, इन कातलों को पकड़वाने के लिए इनके खुलासे कर रहे थे, बता रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे। जब ये हादसा मेरे साथ हुआ था ना, उस वक्त इन पे 32 FIR रजिस्टर्ड थी इस गैंग के, बिलाल कुलचा गैंग पे, जिनमें हाफ मर्डर और ब्लाइंड मर्डर और ये एक्सटॉर्शन, रैंसम, काफ़ी इस तरह की उस वक्त थी FIR। अब इस दौरान आके ये रिसेंटली जो ये गैंग एक्सपोज हुआ है वो हफीज़ बूटी साहब ने किया। मकसूद गुजर थे SHO, उनकी टीम बन के ये रिसेंटली अब ये गैंग को उन्होंने एक्सपोज किया है। तो 77 जो इन्होंने केस माने हैं, जिनमें बत्ताखोरी के भी ज़्यादा केस हैं और हाफ मर्डर के भी केस हैं। तो वो भुट्टी साहब का बड़ा शुक्रगुजार रहा हूँ। उससे पहले जो पुलिस वाले आते रहे हैं, जैसे आपको बताया जो शफाक भट्ट साहब हैं, ये शहबाज साईं के भाई हैं, मुझे नहीं पता था। तो इन्हीं के लोग आते थे हाल रोड से मुतलका, कुछ लालच में पैसों की, कुछ किसी चीज़ की लालच में। तो अच्छा, आपसे भी किसी ने पैसों का मुतालबा किया था? हाँ जी, मेरे से बहुत लोग पैसों का मुतालबा करते थे और पैसों के एवज ही ये लोग इनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। अच्छा। तो इस दौरान ये जो शहबाज सही है, इनका नाम मेरे सामने इस तरह आया कि एक बच्चा था, उसने आके घर की बेल बजाया, कहता आपसे कुछ बात शेयर करनी है। मैंने कहा बोलो। वो कहता मुझे 5 लाख रुपया दिया गया आपको मर्डर करने का शहबाज साईं ने। मैं कहा शहबाज साईं कौन है? कह रहा जहाँ भैया आपके अबू के कातिल रह रहे हैं। तो ये बात जब मैंने मॉडल टाउन पुलिस वालों से शेयर की कि ये एक आदमी मेरे घर पर आकर बैठा है, मुझे कह रहा है मुझे मारना है इसने और 5 लाख रुपये इसने मेरी सुपारी दी है। तो वो अशफाक भट्ट साहब आए फर्स्ट टाइम घर पर मेरे, उन्होंने उस बच्चे को पूछा कि तुम इतना यकीन से कैसे कह रहे हो। उसने जब कॉल मिला के ओपन स्पीकर पर आवाज़ सुनाई तो पता चला ये तो शहबाज साईं है और ये अशफाक भट्ट का भाई है। अच्छा, ये बताएं कि उस वक्त इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? उनके खिलाफ ये कार्रवाई उस दौरान होती थी कि जब मैं इनको अपने आंखों के सामने देखता था कहीं से गुजरते हुए, या कभी डॉक्टर पे जा रहे हैं, ये लोग पीछा करते थे या घर के बाहर आके फायरिंग करते थे और ललकारते थे कि भी आओ बाहर निकलो, हम तुम्हें मार देंगे अगर हमारे खिलाफ गए। तो मैंने पुलिस वालों को कॉल करने दो, पुलिस वालों ने मुझे कहना आप मेंटली अपसेट हैं, आप पागल हो चुके हैं, आपको ख्वाब में भी ये लोग नज़र आते हैं। तो वो लोग तो दुबई हैं, तो ये लोग कब दुबई से आते थे, कब दुबई से जाते थे, ये जिन भूत की तरह किसी को पता नहीं चलता था। अभी भी कोई थ्रेट्स आ रही हैं आपको? थ्रेट्स तो अभी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। तो जिस दिन थ्रेट ना आए मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि भाई आज थ्रेट क्यों नहीं आई। तो आप किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं? मतलब आप तो घर तक महसूर होकर रह गए हैं, तो कैसे आप अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और ज़रिया मुआश क्या है, किस तरह आप सर्वाइव कर रहे हैं? ये 2012 से लेकर ना ये 2022 आ गया, इसमें मैं 4 साल टर्की भी रह के आया हूँ। तो जिस तरह मैंने अपने आप को महफूज करने की कोशिश की है हर तरह से, तो वो मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है। तो मेन बुलेट इंजरी की वजह से कहीं जॉब नहीं मुझे मिल सकी दोबारा, तो फिर जैसे ऑनलाइन बिजनेस चलते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट गाड़ी। अभी कोई उम्मीद है आपको इंसाफ मिलने की, या आप इस केस को वैसे ही लेके चलते रहेंगे? 2012 के बाद 2019 तक मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इस दौरान मेरे पे भी FIR रजिस्टर्ड हुई, बेबुनियाद हुई और इस किस्म की हुई कि जज को भी सुन के हंसी आती थी कि ये कोई केस FIR है। तो उसमें मुझे पता है मैंने कैसे सर्वाइव किया है। तो 2019 तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी, लेकिन जब हफीज़ बूटी साहब ने इस गैंग पकड़ा है, सारा एक्सपोज किया है, तो उसके बाद फिर उम्मीद नज़र आनी शुरू हुई है। तो लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद एक जो मेन जो कार्रवाई का हिस्सा है ना, जो मैंने 8-9 साल में समझा, वो अदालती कार्रवाई होती है।
अब पुलिस ने अपना हक अदा कर दिया है, अच्छा किया बुरा किया है ये पेपर जानते हैं, वो फाइलें जानती हैं जो पुलिस वालों ने इनके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे किए हैं। अब जो अदालती कार्रवाई में निज़ाम है उसके ऊपर नहीं मैं कुछ कह सकता। जिस तरह आपने बताया कि ये सारा मामला आपके साथ हादसाती तौर पे हुआ, तो आप व्यूवर्स को क्या मैसेज देंगे कि अगर किसी की लड़ाई होती है तो उसमें बीच बचाव करने के लिए जाओ वो उल्टा आप पे ही पड़ जाती है, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा दोस्तों को, छोटों को, बड़ों को, यही कि अगर किसी का झगड़ा हो रहा है तो अच्छी बात है झगड़े को ख़त्म करवाना, लेकिन अगर किसी के पास वेपन है और आप उस लड़ाई में ना ही कूदें, क्योंकि वो मेरे वेपन नहीं देखता आगे बंदा कौन है कौन नहीं। तो अगर आप पर फ़र्ज़ हो गया अपनी जान का बचाओ और आपके पास कोई भी हथियार मौजूद है तो उसको इस्तेमाल करने में बिल्कुल दरेर ना करें। अगर किसी ने पिस्टल ताना हुआ तो आप उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं गोली ना चलाएं, तो ये भी एक मजाक लगता है सुनने में, क्योंकि मेरे साथ तो ये हुआ है, मैंने ये फील किया है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर फैमिली के साथ हैं तो आओबाश लोगों के करीब से भी मत गुजरें। तो हर कोई बंदा नस्ली नहीं होता, पता नहीं कौन किस घर से उठ के आया है, कौन किस घर से उठ के नहीं आया। कोई जानवर है, किसी को पढ़े लिखे की तमीज़ नहीं है। तो अगर किसी को किसी की फैमिली का लिहाज नहीं है तो वो और किसी चीज़ का क्या लिहाज करेगा। इन 9-10 सालों में मेरे साथ ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं और ख़ाली मेरे साथ नहीं हुए। 2012 के बाद कत्लो गारत का कितना तवील अरसा चला है कि हर साल एक बंदा मर्डर हुआ है, और जिस बंदे ने इनके ख़िलाफ़ सर उठाया है, चाहे वो बूढ़ा आदमी है चाहे वो बच्चा है, इन्होंने उसका कोई लिहाज नहीं किया। इसमें इनके हाथ कुछ शूटर आए हुए थे जो पैसे लेके बंदे मर्डर करते थे। इदारों को क्या कहेंगे? इदारों को तो भाई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वेस्ट ही है जैसे 2012 से मैं करता आ रहा हूँ। तो सिर्फ ये सुन के कि आप मेंटली अपसेट हो गए हैं, आपको नींद में भी ये लोग नज़र आ रहे हैं, ये कोई माकूल बात नहीं है। जिसके घर का फ़र्द मरता है, जैसे मेरे वाले साहब की डेथ हुई है, वो खाली मेरे अकेले के तो नहीं ना वाले साहब थे, उनके साथ कई और रिश्ते भी जुड़े हुए हैं। किसी के हस्बैंड थे, तो मेरी बहनें भी हैं, उनके भी वो वालिद थे, किसी के मामू थे, किसी के चाचू थे। तो वो एक रिश्ता वो सबके लिए पैसे नुकसान बना। इसके लिए कभी कभी मैं अपने आप को भी गिल्टी फील करता हूँ कि शायद ना मैं गोला खाने वहाँ पे जाता, ना ये मामला होता।